दोस्तों नमस्कार। अमेरिका कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर नहीं है और भारत भी उस दौर में राजे रजवाड़ों का देश नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संप्रभुता के साथ एक राजनयिक व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के तहत भारत में चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। ठीक इसी तर्ज पर अमेरिका के भीतर भी चुने हुए राष्ट्रपति हैं। एक सबसे पुराने लोकतंत्र को लेकर चल रहा है तो दूसरा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लेकर चल रहा है। लेकिन इस दौर में कोई ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ना हो, लेकिन कमोवेश हर देश की राजनीति उस बाजार, व्यापार और व्यापारी कार्यों के जरिए अपनी राजनीतिक महत्ता को दुनिया के दूसरे तमाम देशों के साथ जोड़कर बताने से हिचकती नहीं है कि उसकी ताकत है कितनी बड़ी। तो फिर भारत की ऐसे मौके पर इस तरीके की अमेरिका के साथ डील हो क्यों गई? क्योंकि इस डील का नजरिया बहुत साफ है। इस डील की पूरी कमान अमेरिका के हाथ में है और इतना ही नहीं, वो बता भी रहा है, निर्देश भी दे रहा है और निर्देश का पालन ना करने पर सजा भी वही तय कर रहा है। सब कुछ आज व्हाइट हाउस के जरिए जो ऑर्डर पास हुआ उसमें लिखा हुआ है। यानी शुरू में 2 पन्ने का एक संयुक्त डील को लेकर बयान है और उसके बाद वो ऑर्डर है जो बतलाता है कि अमेरिका जब चाहे तब इस डील को रद्द भी कर सकता है। और खास तौर से जो तेल का क्षेत्र है, जो डिफेंस का क्षेत्र है, इन दोनों पर उसकी बड़ी पैनी नजर है। यानी तेल किससे खरीदें और क्यों खरीदें, और तेल किससे नहीं खरीदें और क्यों नहीं खरीदें, यह भी अमेरिका भारत को बतला रहा है। और इन सब के बीच भारत की अपनी इकोनॉमी जिन आधारों पर खुद को स्वावलंबी बनाती और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कभी स्वदेशी, कभी वोकल फॉर लोकल का जिक्र किया, वो तमाम बातें एक झटके में धरी की धरी रह गई। तब यहां पर 2 बड़े सवाल हैं। क्या अमेरिका का नजरिया इस डील को लेकर और भारत का नजरिया इस डील को लेकर बिल्कुल अलग अलग इसलिए है क्योंकि दोनों की जरूरतें बिल्कुल अलग है। भारत की राजनीतिक सत्ता क्या अमेरिकी उंगलियों पर टिकी हुई है? और सत्ता का मतलब वह इकोनॉमी है जो कि इस देश के बड़े बिजनेसमैन या कॉरपोरेट के आश्रय चलती है। वही बिजनेसमैन और कॉरपोरेट को अब लगने लगा कि वो बहुत ज्यादा चीन और रशिया की दिशा में जा नहीं सकते हैं, उन्हें पश्चिमी देश और अमेरिका के साथ खड़े होना होगा। चीन तो अपने युआन का जिक्र कर रहा है, रूस रूबल का जिक्र कर रहा है और रुपया डॉलर के मुकाबले गर्त में लगातार जा रहा है। भारत के बाजार से एफआईआई पैसा लगातार निकाल रहे हैं। भारत के भीतर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तैयार हो नहीं रहा है। तो यह रास्ता इस देश के पैसे वालों के लिए किधर जाएगा? और वही पैसे वाले जो इस देश की राजनीति को साधते हैं, तो वो राजनीति भी एक झटके में खत्म हो जाएगी। यानी जिस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र 2014 के बाद से लगातार इस देश में हो रहा है, और होते होते वो तमाम बातें इस देश के लोग भूलते चले गए कि पीएसयू का मतलब होता क्या है, सरकार की जिम्मेदारी मजदूर, किसान और रोजगार को लेकर क्या होनी चाहिए, इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इस देश के भीतर का प्रोडक्शन, इस देश का कोर सेक्टर और इस देश के भीतर न्यूनतम जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। लेकिन एक झटके में सब कुछ उस पूंजी के हथेली पर चला गया जिस पूंजी को संभाले हुए इस देश के ज्यादा से ज्यादा 10-20 तो नहीं कहें, लेकिन 50-100 बड़े बिजनेस हाउसेस को हम कह सकते हैं। उसका नेटवर्थ इस देश के भीतर लगभग 60% लोगों के पूरे नेटवर्थ के अगर बराबर है, तो मतलब बहुत साफ है कि 100 लोग इस देश को चला रहे हैं। और उन 100 लोगों की जरूरत कैसे, किस रूप में, किस क्षेत्र में होगी, और उनको लगातार लाइसेंस मिलते मिलते वो सिर्फ माइन, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे,
बात उसके आगे निकल चुकी है, वो तो एग्रीकल्चर तक चली गई। लेकिन बात इससे भी संभलती नहीं है कि दरअसल क्या यही वो दबाव है जिसमें भारत ने समझौता कर लिया। और दूसरी तरफ बड़ा सवाल है कि अमेरिका इस दौर में हड़बड़ाहट के साथ 12 घंटों के भीतर जब ऑर्डर जारी कर देता है तो इतनी जल्दबाजी में उसने ऑर्डर जारी क्यों किया? क्योंकि इस ऑर्डर के भीतर जो लिखा हुआ है, अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है कि इस दौर में भारत उससे फिसल जाए। क्योंकि अमेरिका के भीतर भी दो सवाल बड़े हैं। भारत आर्थिक नीतियों को लेकर यूरोपीय यूनियन के साथ, चीन के साथ, रशिया के साथ, ब्रिक्स के साथ, एशियान कंट्रीज के साथ, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन और जिन जिन देशों के साथ संबंध बना रहा है, ऐसे में अमेरिका के भीतर यह सवाल था कि आप सिर्फ इजराइल के भरोसे तो एशिया की तरफ नहीं देख सकते हैं, आपको भारत को साथ लाना होगा। और दूसरा बड़ा इस दौर में सवाल था डॉलर को लेकर। इसीलिए डॉलर के जरिए ही सारे रोजगार होने चाहिए। हालांकि इस दौर में चीन ने अपने तौर पर कहा है कि युआन ही उसकी करेंसी है और उसी के जरिए वो अपने साथी सहयोगी देशों के साथ बिजनेस धंधा करेगी। यानी एक ऐसी प्रक्रिया, टकराव की परिस्थिति के बीच भारत तो खड़ा था, यह दुनिया को नजर आ रहा था, जहां वाकई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने वर्ल्ड ऑर्डर से हटकर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा में दुनिया बढ़ रही है, जिसमें चेक एंड बैलेंस कौन करेगा कौन नहीं करेगा, इसको लेकर नए नए आर्थिक नीतियों पर गठबंधन बन रहे हैं। और भारत इसमें चेक एंड बैलेंस की जगह पर आकर खड़ा है, यह भी एक सच है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या भारत की वाकई संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती है? हमें लगता है आज शुरुआत में पहले उस ऑर्डर को देखना चाहिए जिस ऑर्डर के जरिए सब कुछ अपनी हथेली में इस तर्ज पर अमेरिका ने रखा है, जहां पर वो भारत को निर्देश भी दे रहा है और उसे कोई शक शुबा होगा तो उसके लिए उसने पूरे अमेरिकन गवर्नमेंट के भीतर एक ऐसी बिसात बिछा दी है, जिस बिसात का मतलब यह है कि उसका एक इशारा भारत के साथ इस डील को रद्द भी कर सकता है, टैरिफ लगा भी सकता है, नए तरीके के संबंधों की लकीर खींच भी सकता है। यानी उसके स्वार्थ, उसके मुनाफे पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, यह वही तय करेगा। ऑर्डर की एक कॉपी देखिए। ऐसा क्या लिखा गया है इस ऑर्डर में जो भारत के लिए भयंकर संकट भी पैदा कर सकता है? और आने वाले वक्त में अमेरिका जैसे चाहे वैसे भारत को अपने इशारे पर नचा भी सकता है। और इस दौर में भारत नाचने को भी तैयार है, यहां तक कि अपने पुराने संबंधों को जो रूस के साथ थे उसको भुलाकर वो नई दिशा में चला जाएगा। यानी रूस के साथ तेल लेना उसने बंद कर दिया और वो चला गया वेनेजुएला या अमेरिका की दिशा में, जो कि दोनों देशों के इस डील में लिखे गए शब्द हैं। लेकिन कल को अगर उसने उस हिस्से में यह कह दिया कि अब हम डील तोड़ रहे हैं तो क्या होगा? या कोई शक शुबा भारत और रूस के बीच आर्थिक संबंधों को लेकर वहां के अधिकारियों ने कोई लकीर खींच दी तो क्या होगा? इस ऑर्डर के भीतर लिखा है कि भारत ने रूसी फेडरेशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तेल आयात बंद करने की प्रतिबद्धता जताई है। और भारत ने कहा है कि वो अमेरिका से ऊर्जा उत्पाद खरीदेगा, यानी एनर्जी अमेरिका से लेगा। इसके अलावे अगले 10 सालों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर उसने सहमति जताई है। इस बात का जिक्र खुले तौर पर अमेरिका की डील कह रही है भारत को लेकर कि भारत ने मुहर लगा दी है और आने वाले वक्त में डिफेंस, जो भारत रशिया से भी हथियार लेता है, यानी मसला सिर्फ तेल का नहीं है, हथियारों को लेकर भी है। हमें लगता है यहां पर एक हिस्सा और आप देखिए जो खास तौर से इस ऑर्डर में, जो व्हाइट हाउस का ऑर्डर जारी हुआ है उसमें जो लिखा हुआ है।
अब आप सोचेंगे इसे दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अमेरिका की कॉमर्स मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस सेक्रेटरी, किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समन्वय में यह लोग निगरानी रखेंगे भारत पर कि क्या भारत जो कार्यकारी आदेश व्हाइट हाउस से 14329 के आर्टिकल 7 के अनुसार जो जारी किया गया है उसमें रूसी तेल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आयात कहीं फिर से शुरू तो नहीं कर दिया गया। यानी अमेरिका के 4 डिपार्टमेंट निगरानी रखेंगे। उसके बाद इस ऑर्डर में लिखा हुआ है अगर कॉमर्स मिनिस्टर ये पाते हैं कि भारत ने रूसी तेल का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयात फिर से शुरू कर दिया तो फिर वहां के विदेश, वित्त, वाणिज्य, गृह, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रपति के सहायक, आर्थिक नीति के लिए राष्ट्रपति के सहायक के साथ परामर्श करेंगे और वो सिफारिश करेंगे कि भारत के संबंध में अब अतिरिक्त कार्रवाई क्या करनी चाहिए और तो और वह किस सीमा तक जानी चाहिए। यानी मसला सिर्फ 25% टैरिफ का नहीं है, उसको किस सीमा तक ले जाएं यह भी वो तय करेंगे। और तय करने की परिस्थिति के बाद अगला सवाल यह है क्या भारत के भीतर इस तेल की परिस्थितियों को लेकर कोई समन्वय भी है या नहीं है। क्योंकि आज जब भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से यह सवाल किया गया कि रूस से हम तेल लेंगे या नहीं लेंगे तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा हम इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसकी जानकारी आपको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से मिलेगी, यानी विदेश मंत्री जयशंकर इसकी जानकारी देंगे। 36 घंटे पहले अमेरिका में विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया था जो डील हो रही है उसमें तेल को लेकर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा था मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं इस डील में उस रूप में शामिल नहीं हूं। यह सारी डील अपने तौर पर पीयूष गोयल यानी भारत के कॉमर्स मिनिस्टर कर रहे हैं। आप हैरत में होंगे यह क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले एक और स्टोरी प्रोजेक्ट की गई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को लेकर, जो ब्लूमबर्ग ने स्टोरी निकाली। उन्होंने कहा कि दरअसल ये पूरी डील के पीछे जो दिमाग है वो डोभाल साहब का है और उन्होंने ही अमेरिका को चिताया था कि भारत तो डील करेगा नहीं और भारत के अनुकूल डील नहीं होगी तो भारत इंतजार करेगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो जाए, यानी 2028 तक हम इंतजार कर सकते हैं। 24 घंटे के भीतर उस स्टोरी को हटाना पड़ गया। अमेरिका के भीतर से कहा यह क्या है। और तेल को लेकर भारत के कॉमर्स मिनिस्टर और भारत के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं हमें लगता है सुन लीजिए। पहले विदेश मंत्री ने क्या कहा और आज कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने क्या कहा। Not directly with me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. The announcements include a free trade and Russian oil announced by Donald Trump. Could you join? I mean, they have said it so many times, the MEA will respond to that. तो भारत का कोई कैबिनेट मिनिस्टर इस डील को लेकर उस जगह पर अपने हाथ जलाने को तैयार नहीं है जहां पर भारत और अमेरिका से हटकर किसी तीसरे देश का जिक्र हो। जाहिर है ऐसे में अगला सवाल यह भी होगा रूस अब भारत पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा। और आने वाले वक्त में चीन भी भारत को लेकर सिर्फ व्यापारिक लाभ देखेगा या इस बरस जब भारत अगुवाई कर रहा है ब्रिक्स की तो जिस तरीके से करेंसी और डिजिटल करेंसी का जिक्र आरबीआई तक ने कर दिया कि आप एजेंडे में रखिएगा तो, और भारत उससे अगर पीछे हटता है तो फिर चीन आने वाले वक्त में जिन जिन संगठनों में उसकी मौजूदगी है वो सिर्फ ब्रिक्स में नहीं है, वो एशियान में भी है, उसकी मौजूदगी एससीओ में भी है। तमाम दूसरे देश भी उस कतार में खड़े हैं और भारत की डील उस मौके पर हुई है जिस मौके पर अमेरिका ने प्रतिबंध थोड़ा और बढ़ा दिया ईरान को लेकर, क्योंकि कल जो बैठक हुई उसमें कोई रास्ता निकला नहीं और बात यहां तक आ गई कि दरअसल ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट रोकने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया, यानी ओमान की बातचीत में कुछ भी नहीं निकला। अब वो अगली दिशा में जाएंगी चीजें।
इन सब के बीच अमेरिका घेराबंदी कर रहा है। ईरान इस दौर में भारत को अपना निकट बता रहा है, लेकिन उसी दौर में समझौता हो गया, यानी अमेरिका भी समझ रहा है इस पूरे इलाके में कौन बड़ा प्लेयर है और किस बड़े प्लेयर के जरिए किस शहमात का खेल कैसे खेला जा सकता है। दोबारा भारत में आइए तो भारत इन बात को क्यों नहीं समझ रहा है? क्या भारत इस हकीकत को नहीं समझ रहा है कि रूस से तेल खरीदने पर 25% टैक्स जो लगाया गया वो ना खरीदने पर हटा लिया जाएगा, यानी 25% का नुकसान या लाभ नहीं है, वो नहीं लगेगा। लेकिन आप तेल भी उससे नहीं ले रहे हैं जो कि बाजार की तुलना में 30% सस्ते में आपको कच्चा तेल दे रहा था। अमेरिकन और रशियन डिफेंस के क्षेत्र के भीतर में जो कीमतों का आदान प्रदान है वो लगभग 2.5 गुना ज्यादा अमेरिका के साथ आपको जुड़ने पर भुगतना पड़ेगा। वेनेजुएला से तेल कैसे आएगा यह किसी को नहीं पता। यानी 3 सवाल। पहला सवाल, रूस से तेल खरीदने ना खरीदने पर 25% टैक्स हट गया और रूस से तेल ना लेने पर 30% का नुकसान सीधे हो गया। कौन लाभ में है? जो टैक्स है वो 50% से घटकर 18% पे आया है। यह कोई नहीं बतला रहा है कि दरअसल 2024 तक 2 से 3% टैक्स था जो बढ़कर 18% तक चला गया। यानी भारत के बिजनेसमैन, भारत का वो हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस जो कि एक्सपोर्ट की दिशा में जाते हैं, उनका प्रॉफिट रेंज कम हो जाएगा और जो प्रॉफिट अभी तक मिल रहा था उसके जरिए वो भारत में रोजगार पैदा नहीं कर पाए। और लगातार प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि अब यूरोप का बाजार खुल गया, अब अमेरिका का बाजार खुल गया, एक्सपोर्ट करने वाले बेहतरीन माल बजाएं और उसको भेजें और उससे लाभ कमाएं, तो लाभ में रेशियो कम हो गया। और बाजार इसलिए खुलने की जरूरत थी खास तौर से अमेरिका को लेकर। अगर पिछले साल का जिक्र करें तो 86.5 बिलियन डॉलर का सामान भारत ने अमेरिका में भेजा है। उसमें से लगभग आधा सामान सिर्फ 4 सेक्टर में है और उन 4 सेक्टर के लिए अमेरिका अनुकूल हो या ना हो, लेकिन भारत ने राहत की सांस ली है कि कम से कम यह इंडस्ट्री तो चल निकलेगी या बची रहेगी। उसमें पहली इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की, जो कि तकरीबन 12.3 बिलियन डॉलर का सामान भेजा गया। दूसरे नंबर पर डायमंड और दूसरे हीरे जवाहरात आते हैं, 9.5 बिलियन डॉलर। फार्मा प्रोडक्ट लगभग 9 बिलियन डॉलर। टेक्सटाइल से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको जोड़िएगा तो लगभग 6 बिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा का है। बाकी सब घटते घटते नीचे आता और बाकी जगहों पर एक मास लेवल पे जो एक्सपोर्ट बाकी लोग कर रहे थे उनको अब पहले की तुलना में लाभ कम होगा। लेकिन यहां पर एक दूसरी नई चीज आ गई है। वो नई चीज इसलिए हैरान करने वाली है क्योंकि अपने तौर पर भारत के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट अमेरिका ने खोल दिया। 30 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है 27 लाख करोड़। और उस 30 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट में हर कोई है। हर कोई से मतलब दुनिया के तमाम देशों की मौजूदगी है। तमाम देशों का मतलब है उसमें यूरोपीय यूनियन भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, वियतनाम भी है, इंडोनेशिया भी है, बांग्लादेश भी है। तमाम देश उस जगह पर मार्केट में है और वो मार्केट सबके लिए खुला हुआ है, कोई भारत के लिए स्पेशल नहीं खुला हुआ है। लेकिन बाकियों पर यह दबाव नहीं है जिस तरीके से भारत पर है कि आपको 45-46 लाख करोड़ का उत्पादन अमेरिका से खरीदना है अगले 5 बरस के भीतर। भारत के ऊपर जब 2 से 3% टैरिफ था तब भारत एक्सपोर्ट जो अमेरिका करता था वो लगभग मैक्सिमम पे गया तो 7 लाख करोड़ का गया। मैक्सिमम गया 7 लाख करोड़ का। तो और इस दौर में अमेरिका का सामान भारत के भीतर भरता चला जाए, उसके लिए भी एक नया ट्रेंड डेवलप किया गया। लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक डाटा देख लीजिए। एक तरफ पहला डाटा है कितनी बड़ी तादाद में अभी भी, कम तो हुआ है रशिया से तेल आना, लेकिन जनवरी के महीने में भी रशिया से तेल लिया गया है, जो कि फरवरी यानी इस महीने की 7 तारीख से चूंकि यह ऑर्डर हो गया इंप्लीमेंट, तो अब यह पूरे तरीके से 0 हो जाना चाहिए जो मैसेज है। और दूसरी परिस्थिति है जो टैरिफ दुनिया के दूसरे देशों पर लगाया गया है, उन देशों ने भी टैरिफ अमेरिका पर लगाया है, भारत ने 0 लगाया है। और 0 का मतलब होगा क्या, पहले ये 2 ग्राफिक्स देख लीजिए।
मुश्किल इतनी भर नहीं है और सवाल इतना भर नहीं है कि यह डील आखिर भारत को क्या लाभ पहुंचाएगी। सवाल तो यह है कि यह डील हो क्यों गई और इस डील को लेकर भारत के पास कितना बड़ा लाभ होने वाला है। क्योंकि जो ऑर्डर जारी हुआ उस ऑर्डर में बाखूबी यह लिखा गया है कि भारत ने कृषि उत्पादों पर टैरिफ खत्म करने या कम करने की प्रतिबद्धता जताई है और लंबे समय से चली आ रही नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करने का वादा भी किया है। नॉन टैरिफ बाधे का मतलब होता क्या है, ये कोई भी पूछेगा। दरअसल इसका मतलब यह होता है कि जब कोई सामान भारत के बाजार में आए, वो चाहे भोजन से जुड़ा हुआ हो, चाहे पशु के भोजन से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह भारत में आने वाला खाने का तेल ही क्यों ना हो, वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, अमेरिका का बाजार, अमेरिका का समाज उसके लिए एक मापदंड तय करता है कि अमेरिका में यह सामान बिकेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सामान भारत के बाजार में भी भारत के मापदंडों के हिसाब से बिकने लग जाए। इसीलिए आज तक यह व्यवस्था है कि जो भी बाहर से सामान आता है उसका परीक्षण यहां पर भारत की टीम करके बताती है कि हां, यह सामान भारत के बाजार में बेचा जा सकता है, यहां के मापदंड में यह फिट बैठता है। जैसे मान लीजिए जो पशु को खिलाने वाला भोजन है, यानी जो फूड प्रोडक्ट्स है, उसमें जो मिलाई गई चीजें होती है वो यहां पर चलती नहीं है सामान्य तौर पर, और डिब्बा बंद को लेकर कई आपत्तियां रही हैं। लेकिन पहली बार उससे मुक्ति दी जा रही है अमेरिका के तमाम सामानों को लेकर। यानी अब आप पे कोई प्रतिबंध, नियम का, मापदंड का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप नदी की धारा की तरह बहते चले जाएंगे भारत के बाजार में और आपका सामान भारत के बाजार में छा जाएगा। कुछ इसी डिजाइन को लेकर एक पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट 2 पन्नों का जारी हुआ, जिसमें आज पीयूष गोयल ये बताने के लिए बैठे कि देखिए सब कुछ हमारे अनुकूल है और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री कह रहे थे कि देखिए विकसित देश हमारे डील करना चाहता है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। यह ठीक वाकई वैसा ही है जैसे एक वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और यहां के राजे रजवाड़ों के दरबारों में बैठकर वो जो समझौता करती थी, और उसके बाद जब ब्रिटिश शासन आ गया तो उसने यहां के राजे रजवाड़ों को जो प्रीवी फर्स दे दिया ये कहकर अब आप चुप रहिए, आपके लिए हमने तय कर दिया, इतनी रकम आपको मिलेगी, जनता को हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। तो क्या यह परिस्थिति इन 2 पन्नों में जिक्र है जो समझौते की डील का पन्ना है? जो शक की सुई है अब वो शक की सुई नहीं रही। अब वो साबित हो चुका है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी दबा हुआ है, ये आदमी सरेंडर्ड है, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इन्हीं 2 पन्नों को हिंदी में अनुवाद करके आज वाणिज्य मंत्री इस देश को बता रहे थे, और बताने के बीच में भारत का वह मीडिया था जो इस वक्त दंडवत है सरकार के सामने। वो कोई सवाल करने की स्थिति में नहीं है, उल्टे जो कहा जा रहा है उसको और बढ़ा चढ़ाकर बताने की स्थिति में वो जरूर है। लेकिन जो 5 बड़े सवाल हैं, इन सवालों का जवाब देगा कौन? पहला सवाल तो डॉलर से जुड़ा है, पहला सवाल कॉरपोरेट से जुड़ा है। पहला सवाल तो यही है, जिस दौर में भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले डामाडोल होती चली गई, क्या उसी का दबाव है? और इस डामाडोल करेंसी की स्थिति में भारत का शेयर बाजार डूबने लगा। इस दौर में भारत के भीतर के वह बड़े बिजनेसमैन और कॉरपोरेट, उनकी जड़ें हिलने लगी कि अगर वो अमेरिका के साथ खड़े ना हो तो कहां जाएं, किस दिशा में जाएं। भारत के टॉप 2 कॉरपोरेट जो सत्ता के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलते हैं, उन दोनों के भीतर भी हड़कंप मच गई। ये रास्ता कहां ले जाएगा? और जब राजनीति भी पैसे पर टिकी हो तो पैसा मायने रखता है। तो क्या डील की वजह यह है?
दूसरे बड़ा आरोप जो विपक्ष लगातार ये कहकर लगा रहा है कि नहीं नहीं, दरअसल ये एप्स्टीन फाइल का जिक्र है जिसमें प्रधानमंत्री का भी नाम है। और एक पेपर आया जिसको बकवास तो करार दे दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ ना आए उस दिशा में यह कदम है। तो उसके लिए तो भारत में एसआईआर के जरिए व्यवस्था हो ही गई है, क्या असर पड़ेगा? और खास तौर से उस दौर में जब दुनिया के तमाम शासनाध्यक्ष एक व्यापारी के तौर पर बिजनेस करने निकल चले हों, और ऐसे में भारत के भीतर भी कॉरपोरेट का नेक्सस खुलकर पॉलिटिकल नेक्सस को खुलकर यह बताने की स्थिति में हो कि देखिए सत्ता ऐसे ही चलाई जाती है, यह भी बात ठीक नहीं है। तीसरी परिस्थिति है, ऐसे मौके पर जब भारत की करेंसी डामाडोल, भारत का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन नीचे, कोर सेक्टर नीचे, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, किसान मजदूर की जिम्मेदारी सिवाय इसके कि लाभार्थी के तर्ज पर कुछ दे दिया जाए, इससे हटकर कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाने की स्थिति में नहीं। भारत के भीतर हर चीज का प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में लगभग 1.5 गुना ज्यादा एवरेज, वो कोयला हो या अनाज हो। और इस स्थिति में क्या भारत के भीतर अब जो एग्रीकल्चर क्षेत्र का जिक्र हो रहा है कि पूरा सामान कैसे भर जाएगा, हालांकि कुछ सहूलियतें मिली हैं, इसका जिक्र पीयूष गोयल ने आज किया जरूर, लेकिन जब घुमा फिरा के आप समझेंगे तो एक बात आपके जहन में आएगी, अच्छा कोई लोकसभा नहीं पहुंच पाया तो उसको राज्यसभा में पहुंचा दिया जाए। इसी तर्ज पे जो सामान सीधे नहीं आया उसको दूसरे दिशा से ले आए, अगर खाने की वस्तुएं नहीं तो उसका तेल ही ले आए, उसको डिब्बा बंद करके ले आए। यह तमाम परिस्थिति सवालों को खड़ा तो करती है, लेकिन तीसरा सवाल यही है कि भारत के भीतर क्या आने वाले वक्त में बेरोजगारी की परिस्थितियां और व्यापक होने वाली है? चौथा सवाल उसके आगे का है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो महत्ता इस दौर में चेक एंड बैलेंस के बीच खड़े होकर दुनिया के सामने अपनी ताकत को दिखाने की थी, ऐसे में उसका एक तरफ झुकना या उस झुकने के पीछे किसी दूसरे देश को खारिज कर देना, वो भारत की अपनी सिचुएशन को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अब कमजोर भी करेगा और दूसरे देशों के लिए यह मैसेज भी होगा कि आप कैसे मौजूदा राजनीतिक सत्ता से कौन से आर्थिक संबंध बना सकते हैं या दूरगामी तौर पर साथ चल भी सकते हैं। और पांचवा सवाल, क्या वाकई अमेरिका भारत को चलाने की दिशा में बढ़ रहा है या फिर आने वाले वक्त में वो सब कुछ अपने लिहाज से करेगा? क्योंकि आज अमेरिका ने एक भारत का मैप भी जारी किया जिसमें पीओके भी भारत का, अक्साई चीन भी भारत का। भारत का मीडिया खुश हो गया, लोग खुश हो गए, और अगर कल को वो कोई दूसरा मैप जारी कर देता है तो क्या ये खुशी काफूर हो जाएगी? या पहली बार सवाल भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसीज, अपनी इंटरनेशनल कूटनीति, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता की संप्रभुता और खुद के होने का एहसास इस दौर में ऐसी डील के हिसाब से चलने को मजबूर है जहां पर लगे ये कि अमेरिका कैसे हाँकेगा और उस हाँकने को कैसे सही ठहराना है। यही भारत की राजनीति, वो संसद के भीतर की परिस्थिति हो या राष्ट्रीय तौर पर नेताओं का संबोधन हो, ध्यान दीजिए सब कुछ इसी में आकर फंस चुका है। चला कौन रहा है इस देश को? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।